नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों आज की इस क्लास में एक DBBB की तरफ से आयोजित किया गया IT इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों का पेपर है, उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये जो पेपर है 11/7/2023 को आयोजित किया गया था DBBB की तरफ से। और ये जो एग्जाम है पंप ड्राइवर फिटर इलेक्ट्रिक सेकेंड क्लास है, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सेकेंड क्लास है, मोटरमैन और इलेक्ट्रिक मिस्त्री और BSO के लिए जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसका पेपर है। और ये जो पेपर है DBBB की तरफ से अभी जो 863 पदों में भर्ती के लिए ITI के लिए भी काफ़ी सारी वैकेंसी है। तो जो बच्चे ये एग्जाम देने के लिए जाएंगे या फिर इसकी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए ये पेपर है वो काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। एग्जाम पैटर्न इस पेपर का और अभी जो 863 पदों वाली जो वैकेंसी है दोनों का सेम ही एग्जाम पैटर्न है, यानी कि 20-20 नंबर करके जो 5 नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है उनके आपके 100 प्रश्न इस पेपर में भी है और आपकी ट्रेड से संबंधित जो 100 प्रश्न है वो भी इसके अंदर। तो सेम आपका इस भर्ती का जो परीक्षा पैटर्न है उसी पे आधारित ये पेपर है। तो अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एक लेवल का पता चलेगा DBBB की तरफ से जो IT इलेक्ट्रीशियन के लिए परीक्षा आयोजित होती है उसमें किस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अपन बात करेंगे दोस्तों केवल टेक्निकल वाले जो प्रश्न है उन्हीं पे अपन चलते हैं। स्टार्टिंग में नॉन टेक्निकल के अलग अलग सब्जेक्ट वाइज इन्होंने 100 प्रश्न दे रखे हैं। उसके बाद में आ जाइए आप पेज नंबर 35 पे अपने जो टेक्निकल के प्रश्न है वो स्टार्ट होते हैं और अलग अलग इन्होंने डिसिप्लिन के हिसाब से दे रखे हैं, डिसिप्लिन 1 डिसिप्लिन 2 ऐसे कर करके, यानी कि 20-20 के ग्रुप में इन्होंने प्रश्न दे रखे हैं, है ना। तो चलिए काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस पेपर की मदद से। और वैसे भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन करना जरूरी है। देखिए प्रश्न नंबर 1 इन्होंने दिया है नियॉन साइन ट्यूब लैंप का उपयोग अधिकतर के लिए किया जाता है, यानी कि नियॉन साइन ट्यूब ये जो लैंप होता है ना इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है ये इन्होंने पूछा। ठीक है, तो इसका जो उपयोग है वो विज्ञापन के लिए या फिर डेकोरेशन के लिए जो लाइटें होती है ना उनमें अपन उपयोग करते हैं, नियॉन साइन ट्यूब लैंप का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें अपन अलग अलग कलर ले सकते हैं, यानी कि अलग अलग कलर की लाइटिंग करना इस लैंप के द्वारा पॉसिबल होती है। इसीलिए डेकोरेशन और विज्ञापन के लिए नियॉन साइन ट्यूब लैंप का उपयोग करते हैं। ये जो लैंप होता है ना इसका एक तो जो शीशा होता है, यानी कि इसका जो ग्लास होता है ना, कांच जो होता है, इसको और इसके अंदर जो गैस भरी जाती है ना, इसके अंदर जो गैस भरी जाती है इनका कंपोजिशन चेंज करके अलग अलग कलर ले सकते हैं। जैसे कि गैस की बात करें तो इसके अंदर एक तो देखिए नियॉन गैस होती है। अगर अपन नियॉन गैस के साथ में अगर अपन आर्गन गैस मिला देंगे ना दोस्तों, नियॉन के साथ में आर्गन का कंपोजिशन कर देंगे तो ये अपने को ब्लू कलर की रोशनी प्रोवाइड करने लग जाएगा। कई एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी हिसाब से अगर अपने हीलियम गैस मिला दे नियॉन में, हीलियम गैस अपन ने मिला दी तो येलो कलर का प्रकाश अपने को देने लग जाएगा। तो अपन किस में उपयोग करते हैं इसका, विज्ञापन और डेकोरेशन के लिए नियॉन साइन लैंप होता है, इसका अपन उपयोग करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे आइए। प्रश्न नंबर 2 में एक चिन्ह दे रखा है, चित्र में प्रदर्शित प्रतीक की पहचान करें तो ये किसका प्रतीक है। तो परिवर्ती प्रेरित्र यानी कि जो वेरिएबल इंडक्टर होता है ना उसका ये चिन्ह है, जिसमें इंडक्टेंस की वैल्यू अपन चेंज कर सकते हैं। याद करने वाला प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे आइए। प्रश्न नंबर 3 में चित्र में प्रदर्शित हैमर के प्रकार की पहचान करें, यानी कि ये किस प्रकार का हैमर है, क्रॉस पिन हैमर, क्लो हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर और टैक हैमर। तो ये आपका टैक हैमर है, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह नीले रंग की पृष्ठभूमि के साथ सफेद रंग में प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सी चीज है ना उसका चिन्ह ऐसा होता है जिसकी पृष्ठभूमि यानी कि जो पृष्ठभूमि होती है उसमें कलर जो होता है वो सफेद होता है ना, इसमें नीला रंग होता है पृष्ठभूमि में और इसमें जो अक्षर लिखे जाएंगे ना वो सफेद रंग के लिखे जाएंगे। इस प्रकार का कौन सा चिन्ह है इसके बारे में पूछा है। तो ये आपकी अनिवार्य का जो चिन्ह होता है ना उसमें नीले रंग की पृष्ठभूमि अंदर सफेद रंग से लिखते हैं। ठीक है, इसमें तो होता है देखिए नीले रंग होता है, नीला रंग होता है, इसके अंदर सफेद कलर से अपन वैसे लिखते हैं इसके ऊपर। और दूसरा जो आपका सावधानी वाला जो चिन्ह होता है ना, ये जो सावधानी वाला चिन्ह है, सावधानी वाले के अंदर क्या होता है कि हरा होगा, है ना, जो अपनी बैकग्राउंड होगा ना सावधानी वाले के अंदर, मान लीजिए कि ये अपना सिंबल है तो इसका बैकग्राउंड होगा ये हरा होगा और इसमें अपन व्हाइट कलर से लिखेंगे, किसमें, सावधानी सूचक में। निषेध, उसके बाद देखिए चेतावनी वाला जो चिन्ह होता है, चेतावनी वाले चिन्ह के अंदर क्या होता है कि एक त्रिभुज कलर में एक सिंबल बना रहेगा। इसकी जो पृष्ठभूमि है वो रहेगी आपकी पीली, है ना, पीली पृष्ठभूमि रहेगी और पीली पृष्ठभूमि पे अपन ब्लैक
कलर से लिख देंगे। वो किस में होता है, चेतावनी के चिन्ह में। और निषेध का जो चिन्ह होता है, निषेध का जो चिन्ह होता है, एक आपका गोल सर्किल होगा, गोल सर्किल होगा। इसकी पृष्ठभूमि जो होगी ये आपकी सफेद होगी। कैसी होगी, सफेद होगी। सर्किल का कलर होगा वो रेड होगा। इसमें जो अक्षर लिखेंगे ना वो लिखेंगे अपन ब्लैक कलर से। किससे लिखेंगे, ब्लैक कलर से लिखेंगे। तो ये चारों आपके अलग अलग चिन्ह हो गए। इसमें पृष्ठभूमि कैसी होती है, उसका जो उसमें लेटर लिखे जाते हैं उसके कलर कैसे होते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आते हैं, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे आइए। प्रश्न नंबर 5 में एक न्यूमेरिकल दिया गया है, छोटे छोटे कई न्यूमेरिकल भी दे रखे हैं। देखिए 400 वोल्ट पर आपूर्ति 3 फेज 50 HP मोटर द्वारा कर्षित पूर्ण लोड धारा, यानी कि जो मोटर लोड धारा ले रही है का निर्धारण करें। यानी कि लोड धारा मोटर की IL अपने को ज्ञात करनी है। उसके बाद में 1 HP की वैल्यू दे रखी है, अपने को पावर फैक्टर का मान देकर मोटर की दक्षता दे रखी है। तो ज्ञात अपने को क्या करना है, लोड धारा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, इसमें पावर निकालेंगे। एक फॉर्मूला है पावर का दोस्तों, पावर का फॉर्मूला 3 फेज के अंदर क्या होता है, 3 फेज में पावर का फॉर्मूला होता है V × I × √3 और cos फाई, यानी कि शक्ति गुणक। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये जो पावर होती है ना, ये पावर होती है वाट में, है ना। वाट में अपने को पावर इसमें कन्वर्ट करनी है। तो 1 HP की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे 5 HP टोटल दे रखी है। तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि 5 × 735.5। ठीक है, ये वाट दे रखी है। 1 HP में इतने वाट है, तो टोटल वाट कितने होंगे, 5 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में वोल्टेज की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, 400 वोल्टेज अपने को दिया है। और उसके बाद में पूर्ण लोड धारा अपने को ज्ञात करनी है। √3 की वैल्यू 1.732 आप कर लीजिए। और पावर फैक्टर का मान अपने को 0.8 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से I की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। I बराबर अपना हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेटर्स की मदद से सोल्व कर लीजिए, राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। और ये सारी चीज़ें इसके गुणा में आ जाएगी ना, भाग में आ जाएगी, सॉरी, 1.732 × 0.8। तो इसका आप सॉल्यूशन कर लीजिए, आपकी लगभग 7 एम्पीयर के आसपास में करंट आ जाएगी। एग्जैक्ट आंसर आए या नहीं है, लेकिन इस वैल्यू के आसपास में कोई दूसरी वैल्यू भी नहीं, तो इस हिसाब से करेंगे। यानी कि अपना 3 फेज के अंदर पावर का फॉर्मूला होता है और यहाँ पे टोटल पावर अपने को वाट में करनी है। तो 1 HP में इतने वाट है, तो यहाँ पे अपनी 5 HP है, तो टोटल वाट आ जाएगा। और इस फॉर्मूले की वजह से I को अपना फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया I नियमों के अनुसार उच्च वोल्टता प्रणाली के मामले में, यानी कि हाई वोल्टेज के मामले में उपभोक्ता के लिए आपूर्ति शुरू होने के समय बिंदु पर वोल्टता घोषित वोल्टता से अधिक भिन्न नहीं होनी चाहिए। यानी कि वोल्टेज में वेरिएशन उपभोक्ता एंड पर जब सप्लाई आती है ना, तो स्टार्टिंग में जब सप्लाई आती है तो कितना कम या फिर ज़्यादा हो सकता है, उसका इन्होंने पूछा है। कौन सी लाइन में पूछा है, उच्च वोल्टता लाइन के अंदर पूछा। ठीक है, इसमें देखिए राइट आंसर वैसे 12% दे रखे हैं और 12 के अलावा इस प्रकार की वैल्यू जो इस प्रश्न के साथ में मैच भी नहीं करती है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो लो वोल्टेज लाइन होती है ना, यानी कि बिलो 11 kV है ना, यानी कि लो वोल्टेज लाइन होती है जो 11 kV से कम होती है, उनमें 6% तक अपन वेरिएशन अपने को वोल्टेज के अंदर मिल सकता है, प्लस माइनस। यानी कि 6% कम भी हो सकता है, 6% ज़्यादा भी हो सकता है। 230 वोल्टेज आ रहे तो 6% कम भी हो जाएगा, 6% ज़्यादा हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यह है लो वोल्टेज लाइन जो कि 11 kV से कम होती है। उसके बाद 11 kV से लेकर के अपन देखें अप टू 33 kV है ना, अप टू 33 kV, इसको अपन हाई वोल्टेज लाइन ही बोलेंगे वैसे। तो इसके अंदर वेरिएशन जो होता है +-6% टू +- के 9% तक ये आपका हो सकता है। उसके बाद में अबोव 33 kV की जो लाइन होती है, यानी कि अबोव 30, इसमें आपका आ जाएगा 9%, +- का जो 9% है ना, इससे ज़्यादा हो सकता है आपका, है ना, इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है 9% से। तो वैसे अपन देखें तो इसके अंदर जो हाई वोल्टेज की लाइन है वो 12% इन्होंने दिया, तो 9% से लेकर के थोड़ा एक्स्ट्रा हो सकता है, ये आपका इसमें आ जाएगा। हालांकि ये वैल्यू है ये तो अपनी बिल्कुल लो वोल्टेज के लिए दे रखी है, इसमें भी 6% से कम होता है, जबकि हाई वोल्टेज की इन्होंने पूछा है तो अपनी वैल्यू इसी के साथ में मैच कर रही है। तो 9% से ज़्यादा 33 kV में हो सकता है, 12% इसका राइट आंसर लगभग मैच करेगा, है ना।
चलिए उसके बाद में आ जाइए, प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 में दिया है कार्यालय कंप्यूटर वायरिंग में अनुप्रयुक्त वायरिंग सिस्टम है, यानी कि अपन ऑफिस के अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम काम में लेते हैं उसमें किस प्रकार की वायरिंग काम में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर तो वैसे देखिए केसिंग और केपिंग है। सबसे ज़्यादा आजकल जो वायरिंग का उपयोग करते हैं वैसे तो वो केसिंग केपिंग वायरिंग है। केसिंग केपिंग वायरिंग के अंदर क्या होता है कि इसमें क्या होता है, 2 फट्टियाँ होती है, ठीक है। एक फट्टी इस प्रकार की होगी, इसके ऊपर इसमें अपन क्या करेंगे, नीचे वाली फट्टी में वायर डाल देंगे और उसके बाद में एक ऊपर वाली फट्टी से उसको बंद कर देंगे, तो उसको हम केसिंग केपिंग वायरिंग बोलते हैं। परमानेंट वायरिंग जो होती है ना वो अपन करते नहीं। वैसे तो केसिंग केपिंग भी एक तरीके से परमानेंट ही होती है, लेकिन ये अंडरग्राउंड नहीं होती, ये बाहर अपन लगाते हैं वैसे। तो ये केसिंग केपिंग वायरिंग होती है। और उसके बाद देखिए बेटन वायरिंग है। बेटन वायरिंग के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, बेटन वायरिंग वो होती है जो पुरानी आप बिल्डिंगें देखोगे ना उनके अंदर आपको देखने को मिलेगी, 8% में ये है ही नहीं। मतलब क्या है कि इसके अंदर एक लकड़ी की फट्टी सी होती है और उसके ऊपर बहुत सारे तार ऐसे खुले ही आपको क्लिप्स की मदद से लगाए हुए देखेंगे। तो पुरानी बिल्डिंगें होती है लकड़ी वाली वायरिंग, बहुत सारे तार इसके ऊपर लगाते हैं, वो बेटन वायरिंग होती है। उसके बाद आपकी कंड्यूट वायरिंग है, ये दोनों प्रकार की होती है। पीवीसी कंड्यूट वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग होती है जो गोल वाले पाइप वाले होते हैं ना, गोल गोल जो पीवीसी के पाइप लगे होते हैं, जैसे कि अपनी ये जो केसिंग केपिंग है तो इसके अंदर तो चौकोर फटियां होती है, और कंड्यूट वायरिंग के अंदर गोल मतलब क्या है कि वो फटियां होती है, पाइप टाइप में होती है। पीवीसी वाली के अंदर पीवीसी की अपन गोल पाइप काम में लेंगे और मेटल वाली के अंदर लोहे का पाइप अपन काम में लेते हैं। तो इस प्रकार का ये वायरिंग सिस्टम है। चलिए प्रश्न नंबर देखिए आप 8 नंबर प्रश्न पे आइए। 8 नंबर में चुंबकीय परिपथ में प्रतिष्ठम और पारगम्यता विद्युत परिपथ में क्रमशः इसके और इसके सदृश है, यानी कि इन दोनों के अपन तुलना करें तो विद्युत परिपथ में इन दोनों के समतुल्य कौन सी चीज है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा प्रतिरोध। प्रतिरोध जिस हिसाब से धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, इसी हिसाब से ये जो प्रतिष्ठम होता है ना, ये चुंबकीय परिपथ में जो फ्लक्स प्रवाहित होता है उसके मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करता है या फिर बाधा उत्पन्न करता है। और इस पर चालकता, किसी तार के अपन चालकता आंकते हुए कॉपर कितनी चालकता है, जिसमें ज़्यादा करंट फॉलो हो सके उसी ज़्यादा चालकता मापते हैं। तो इसी हिसाब से जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है ना, उसमें अपन देखते भी अलग अलग मटेरियल की भी जिसमें फ्लक्स ज़्यादा प्रवाहित होगा उसकी पारगम्यता ज़्यादा होगी। तो ये पारगम्यता होती है चालकता के समान होती है, और प्रतिरोध जो होता है ये प्रतिष्ठम के समान होता है। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो कथन ए और कारण आर वाले निम्नलिखित 2 कथनों के संबंध में सत्य है। यानी कि ये जो कथन ए दिया हुआ है ना, ये तो आपका कथन है, इसी कथन का ये कारण है। तो बताना है कि भी 2 कथन सही है या फिर कारण सही है या फिर दोनों सही है। इस हिसाब से कथन दिया हुआ, बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के उपयोग को कम करने और ताम्र हानि को कम करने के लिए एक स्टेप्ड कोर व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। स्टेप्ड कोर व्यवस्था का एक ट्रांसफार्मर में की जाने वाली वाइंडिंग होती है जो कुछ इस हिसाब से होती है, यानी कि स्टेप्स के अंदर वो वाइंडिंग होती है ना। इस हिसाब से जैसे कि 2 स्टेप कोई ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है तो वो कुछ इस हिसाब से होगी, है ना। इसको बोलते हैं अपन स्टेप्ड वाइंडिंग बोलती है। 3 स्टेप के अंदर होगी तो उसके अंदर एक स्टेप और ऐड हो जाएगी, इसी हिसाब से 4 स्टेप की होगी तो और ऐड हो जाएगी, तो इसको अपन बोलते हैं स्टेप्ड वायरिंग। स्टेप्ड वायरिंग पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें अपन काम में लेते हैं। और ये वाइंडिंग करने का कारण ये होता है कि एक तो देखिए यांत्रिक रूप से ये मजबूत होती है, और दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि स्टेप्स में इसको लगाते हैं, इसलिए वाइंडिंग में कॉपर का जो मटेरियल होता है ना वो बच जाता है अपना, इसलिए अपने को उसमें जो खर्चा होता है वो भी कम ही लगता है। इसमें देखिए इसका कारण बताएं, स्टेप्ड कोर व्यवस्था निर्माण यह गारंटी देता है कि ताम्र चालक की प्रत्येक लंबाई स्टील के अधिकतम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को कवर कर लेती है। यानी कि स्टील का मतलब यह है कि स्टील का अनुप्रस्थ काट का मतलब है कि ये जो फ्रेम है ना, इसको ये स्टेप्स है वो कवर कर लेते हैं। और देखिए प्रत्येक स्टेप में जरूरी भी नहीं कि पूरा स्टील को कवर करे, इसलिए अपना कॉपर भी बचता है। ठीक है, तो ए और आपका ये कथन और कारण दोनों इसके सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर देखिए अगला 10 नंबर प्रश्न आ जाइए। द सॉफ्ट आयरन पोल पीसेज अटैच टू द हॉर्सशूज परमानेंट मैग्नेट इन ए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट सर्विस द पर्पज ऑफ। यानी कि ये इन्होंने पूछा है कि जो हॉर्सशू आकार की परमानेंट मैग्नेट के जो पोल होते हैं ना पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, उनका पर्पज क्या होता है, अपन क्यों इनका यूज करते हैं। तो पीएमएमसी मीटर जो होता है ना, उसमें पोल जो होते हैं कुछ इस प्रकार के होते हैं परमानेंट मैग्नेट के। पीएमएमसी मीटर के अंदर परमानेंट मैग्नेट अपन काम में लेते हैं, इस हिसाब का इंस्ट्रूमेंट अपना होता है।
ये इसका मीटर होता है और नीचे ये इस हिसाब से ठहरा रहता है। तो इसका मतलब है कि ये जो आकार है ना, इसको अपन हॉर्स शू आकार बोलते हैं। तो हॉर्स शू आकार के ये पोल है ना, इस शेप को काम में लेने का मतलब क्या होता है, तो इसको इसीलिए काम में लेते हैं ताकि ये जो फ्लक्स है ना, ये समान रूप से फैला दे बीच में, है ना, इसलिए लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन दी एयर गैप, तो ये जो एयर गैप है इसमें यूनिफॉर्मली यानी कि एक समान रूप से ये फ्लक्स को वितरित करे, इसलिए अपना हॉर्स शू आकार का पोल काम में लेते हैं पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट मीटर में। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, एमवीए में फ्यूज के विदारण की क्षमता का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। एमवीए में फ्यूज के विदारण क्षमता, फ्यूज की विदारण क्षमता उसको बोलते हैं कि धारा का वह मान जिसके बाद में फ्यूज मतलब क्या है कि अलग हो जाता है या फिर टूट जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं, उस धारा के मान को बोलेंगे विदारण क्षमता। ठीक है, तो फ्यूज की विदारण क्षमता का जो फॉर्मूला होता है, एम्पियर में फाल्ट करंट यानी कि IF इंटू वोल्टेज जो होता है, इसको अपन 10⁶ से भाग देंगे तो ये अपने को मिलेगा एमवीए के अंदर विदारण क्षमता। ठीक है, और कई बार एग्जाम में फ्यूज के बारे में मटेरियल का पूछ लेते हैं, कई सारे बच्चे पूछते हैं कि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, अलग अलग बच्चों की। इसमें हम क्या करते हैं कि जो गलनांक होता है ना, फ्यूज के लिए जो मटेरियल काम में लेंगे वो गलनांक होगा उसका, वो तो होगा कम। ठीक है, और उसकी जो चालकता होगी वो होनी चाहिए हाई। ठीक है, उसका जो प्रतिरोध है वो होना चाहिए कम। ठीक है, और ऑक्सीकरण का एक कई बार आ जाता है ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीकृत, वो कम से कम ऑक्सीकृत होना चाहिए, यानी कि ऑक्सीकरण क्षमता है वो उसकी कम से कम होनी चाहिए, ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए वायु की मदद से। तो ये चीज़ें हैं। चलिए प्रश्न नंबर 12 पे आइए। 12 नंबर पर है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर्स को अपन पैरेलल में जोड़ते हैं तो उनकी आवश्यकता अपने को क्यों पड़ती है। पैरेलल में कैपेसिटर का मतलब ये है कि इस हिसाब से अपन किसी परिपथ के अंदर कैपेसिटर जोड़ते हैं ना, उनको अपन पैरेलल ग्रुपिंग बोलते हैं कैपेसिटर्स की। ठीक है, मान लीजिए कि ये 3 कैपेसिटर है। ठीक है, तो इनको अपन क्यों इस प्रकार से पैरेलल में क्यों जोड़ते, तो अपने को धारिता अगर ज़्यादा चाहिएगी ना तो अपन कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाएंगे, है ना। इसलिए इसका राइट आंसर है टू अचीव ए हायर कैपेसिटेंस देन व्हाट इज अवेलेबल इन 1 यूनिट, यानी कि मान लीजिए कि इसकी 2 फेरड है, एक ही अपने को ज़्यादा धारिता की जरूरत पड़ती है 6 फेरड की, तो अपन 3 को अपन पैरेलल में लगा देंगे। ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, रेजिस्टेंस तो पैरेलल में करेंगे तो वो कम हो जाएगा, जबकि धारिता है वो ज़्यादा होती है ना। अभी पैरेलल के अंदर इसकी जो वैल्यू होती है ना, अपन धारिता की वैल्यू दे कैपेसिटेंस की, तो C1 + C2 + C3 इस हिसाब से ज्ञात करने का सूत्र होता है। इसी हिसाब से अगर अपन सीरीज का देखें तो इसमें उल्टा हो जाता है सीरीज में, है ना, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, यानी कि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। ज़्यादा धारिता चाहिए तो अपन इसको पैरेलल के अंदर लगाएंगे। चलिए प्रश्न नंबर आप देख लीजिए, 13 नंबर प्रश्न पे आइए। एक 100 kVA 2400/240 वोल्टेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडलन में 300 फेरे हैं। ठीक है, कोर में अधिकतम अभिवाह ज्ञात करें। अभिवाह का मतलब अधिकतम फ्लक्स, है ना। मान लीजिए कि 5 mm है मेरा, तो मैक्सिमम फ्लक्स अपने को ज्ञात करने। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न आपको आने चाहिए ना। तो ट्रांसफार्मर की ये कुछ रेटिंग्स वगैरह देखिए, इसमें कोर में जो अधिकतम फ्लक्स प्रवाहित हो सकता है वो अपने को ज्ञात करना है। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला आता है ट्रांसफार्मर का, EMF इक्वेशन जो होती है। मान लीजिए कि प्राइमरी साइड है तो प्राइमरी साइड के लिए E1 अपन काम में लेंगे, तो EMF इक्वेशन होती है 4.44 इंटू फ्रीक्वेंसी और इंटू अब टर्न्स हो जाएगा, और उसके बाद में 5 मैक्सिमम ये हो जाएगा प्राइमरी साइड की कोर में अधिकतम सेटअप होने वाला फ्लक्स है। अपने को ज्ञात क्या करना है, ये अपने को 5 मैक्सिमम यहाँ पे ज्ञात करना है। देखिए 5 मैक्सिमम आपको ज्ञात करना है, तो E1 आ जाएगा अपना ऊपर, और उसके बाद में ये सारी संख्या इसके भाग में आ जाएगी 4 इंटू फ्लक्स, यानी कि F आ जाएगा फ्रीक्वेंसी N1, ये अपना टर्न्स की संख्या आ जाएगी। अब देखिए E1 जो है इसके अंदर आप लिख दोगे प्राइमरी साइड का ये जो वोल्टेज है 2400। ठीक है, उसके बाद 4.44 फ्रीक्वेंसी अपने को 50 हर्ट्ज दे रही है, प्राइमरी साइड के टर्न्स की संख्या 3000 दे रही है। तो इस हिसाब से आप इस प्रश्न का सॉल्यूशन कर लीजिएगा, आपको राइट आंसर 0.0036 आ जाएगा। ट्रांसफार्मर की जो EMF इक्वेशन होती है इसके जरिए अपन इसको करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए आप। किसी धारावाही चालक के प्रत्यय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं।
यानी कि कोई धारावाही चालक है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम काम में लेते हैं, तो इसके लिए अपन फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है वो अपन काम में लेते हैं। कौन सा लेते हैं, दाएं हाथ की पकड़ का नियम, यानी कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। वो क्या बोलता है कि मान लीजिए कि ये कोई वायर है, ठीक है, राइट हैंड है ना, उसके जरिए मैं इस प्रकार से इसको पकड़ रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर अंगूठा है ना राइट हैंड का, ये अगर मेरे को धारा की दिशा दर्शाएगा ना, तो ये जो अंगुली है मेरे जिस हिसाब से मुड़ी हुई है तो अपने को ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा दर्शाएगी, है ना, इसी हिसाब से ना, इसलिए अपना फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है। चलिए प्रश्न नंबर 15 पे आइए। प्रश्न नंबर 15 है, देखिए 20 मीटर इंटू 10 मीटर आयाम वाले एक ड्राइंग हॉल में, यानी कि कमरे का साइज दे रखा है, व्यवस्थित प्रकाश व्यवस्था के लिए उपयोजन गुणक। उपयोजन गुणक का मतलब है यहाँ पे यूटिलिटी फैक्टर। क्या इसका मतलब है, यूटिलिटी फैक्टर की अपने को ज्ञात करना है इसके अंदर, यूटिलिटी फैक्टर। हॉल को उन 20 लाइटों से 200 लुमिनस मीटर की पावर 2 की समान प्रदीप्ति मिल रही है, जिसमें से प्रत्येक का आउटपुट 400 ल्यूमेन है। यानी कि इसके अंदर 20 लाइटें लगी हुई है, प्रत्येक का आउटपुट है वो 4 ल्यूमेन है, ठीक है। तो ये अपने को देखना यहाँ, ये जो यूटिलिटी फैक्टर होता है ना, इसका मान ये होता है कि एक तो देखिए धरातल पे अपने को कितना ल्यूमिनस मिल रहा है, कितनी अपने को मतलब क्या है कि प्रकाश मिल रहा है धरातल पे, ठीक है। बट्टे में अगर कर देंगे फिर टोटल प्रकाश है वो बल्ब से उत्सर्जित कितना हो रहा है, तो अपने को यूटिलिटी फैक्टर मिल जाएगा, है ना। दो चीज़ें, एक तो धरातल पे कितना प्रकाश पहुंच रहा है, कितने लुमिनस पहुंच रहा है, और उसको अपन भाग देंगे टोटल जो बल्ब की तरफ से जो अपने को रोशनी मिल रही है उसको, है ना, तो ये यूटिलिटी फैक्टर होता है। तो अब देखिए धरातल पे जो टोटल अपने को मिल रहा है ना, वो अपने कैसे याद करेंगे, ये जो कमरे का साइज दे रखा है ना, उसको अपन ये जो लाइटों से अपने को प्रदीप्ति प्राप्त हो रही है इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि देखिए 20 इंटू 10 का ये साइज है, और उसके बाद में अपने को प्रदीप्ति कितना लुमिनस अपने को मिल रहा है, टोटल अपने को मिल रहा है 200, ठीक है। अब ये जो है ना, अब ये टोटल इमिटिंग लुमिनस, इमिटिंग का मतलब होता है उत्सर्जित कितना हो रहा है। अब देखिए 20 लाइटें इसमें लगी हुई है और प्रत्येक लाइट अपने को 4000 ल्यूमिनस दे रही है, तो टोटल ल्यूमिनस आ जाएगा अपना, है ना। तो अब इसके अंदर भाग दे के आप देख लीजिए, ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद में ये 3 जीरो है तो ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 2/4, यानी कि 1/2 हो जाएगा। परसेंटेज में अगर करेंगे तो अपन 100 से भाग दे देंगे, तो ये अपने को मिल जाएगा 50% अपने को मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ये होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 16 देखिए आप, निम्नलिखित का मिलान करिए, यानी कि एक साइड में अपने को चीज़ें दे रखी है, दूसरी साइड में उनकी यूनिटें दे रखी है। इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहले आपको जो चीज़ें आ रही है ना उसको उठा लीजिए। जैसे कि प्रतिरोध है तो सबका पता होता है, प्रतिरोध का तो ओम होता है, तो आप पहले देखिए ए के साथ में 4 कौन से के अंदर लिखा हुआ है, तो ए के साथ में 4 लिखा हुआ है इन 2 ऑप्शन में, तो आंसर इन दोनों में से ही होगा। उसके बाद में एक और देख लीजिए जिसका आपको और आंसर अच्छे से आ रहा है, तो वोल्टता है, तो इसकी यूनिट अपनी वोल्ट होती है, ठीक है, वोल्ट होती है। तो सी के साथ में 2 किसमें लिखा हुआ है, सी के साथ में 2 अपना इसमें लिखा हुआ है, तो राइट आंसर अपना यही है, ठीक है। और उसके बाद में प्रेरक तो आगे से देखें तो हेनरी हो जाता है, और धारिता है इसकी अपनी यूनिट होती है वो फेरड होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। चलिए उसके बाद में आज ये प्रश्न नंबर अपना है 17। 100 ओम के प्रतिरोध और 0.05 हेनरी के प्रेरकत्व वाली एक प्रेरणी कुंडली में 240 वोल्ट 50 चक्र एसी मेन से जुड़ी है। यदि कुंडली द्वारा कर्षित धारा, यानी कि जो धारा है लोड धारा कुंडली दे रही है 13 एम्पीयर है, तो कुंडली द्वारा खपत की गई वास्तविक शक्ति कितनी है। तो ये जो प्रश्न है मेरे हिसाब से विभाग से कोई न कोई मिस्टेक हुई है, क्योंकि कुंडली जो है इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, वो ऊर्जा की खपत नहीं करता है, खपत केवल और केवल अपना रजिस्टर करता है ना, तो वो चीज़ है। या फिर इसमें कुछ गलती ये हुई, कुंडली क्या होती है कि एनर्जी को स्टोर तो करती है, तो ये हो सकता है कुंडली द्वारा यहाँ पे संग्रहित की गई वास्तविक शक्ति वो पूछ सकती है। तो खपत होने का कुंडली में कोई मतलब नहीं है। संग्रहित करने का अगर अपने को पूछते तो उसका 1/2 L इंटू आई की पावर 2, इससे अपन ज्ञात कर लेते हैं। एल की वैल्यू यहाँ पे अपने को दे ही रखी है, कितनी है 0.05 हेनरी, और आई की वैल्यू अपने को यहाँ पे दे रखी है, कितनी दे रखी है 13 एम्पियर दे रखी है। तो इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से कोई ना कोई मिस्टेक है। बाकी आपको इसके बारे में कोई जानकारी या आपके हिसाब से कुछ है तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 पे आइए आप। आरी को तेज करते समय खाली स्थान के लिए टॉपिंग की जाती है। टॉपिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आरी में जो दांते होते हैं ना, वो करने के बाद में उनको इक्वल करने के लिए अपन टॉपिंग का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो सभी दांतों की नोकों को एक स्तर पर लाने के लिए टॉपिंग अपन करेंगे आरी में। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए।
100 ओम प्रतिरोधक 5 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है तो प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा, यानी कि अपने को यहाँ पे रेजिस्टेंस आर की वैल्यू दे रखी है, वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है और अपने को धारा की वैल्यू वो ज्ञात करनी है। ये तो ज्ञात कर लो, I बराबर V/R के फॉर्मूले से, है ना। वोल्टेज यहाँ पे अपने को 5 दे रखा है और रेजिस्टेंस दे रखा है 100, तो 1/20, ठीक है। 1/20 का आप सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा 0.05। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। प्रश्न नंबर 20 देखिए। 20 हर्ट्ज ज्या तरंग का शिखर मान है वो दे रखा है इन्होंने, एक साइनोसॉइडल वेव है उसका 230 वोल्ट है। ज्या तरंग का शिखर से शिखर मान कितना होगा। देखिए ये पूछ रहा है अभी, ये अपनी एक कोई साइनोसॉइडल वेव है, इस हिसाब से इसने बोला कि शिखर मान है वो 230 है, यहाँ पे अपना 0 तो ये जो वैल्यू मान लीजिए कि अपनी कितनी वैल्यू दे रखी है, शिखर मान है ये इसका 230 है, इसका शिखर वैल्यू तो यही होगी। तो उसके मतलब ज्या तरंग का शिखर से शिखर मान, शिखर से शिखर का मतलब है कि पॉजिटिव साइड के अंदर शिखर है और नेगेटिव साइड के अंदर जो शिखर है ना, इन दोनों का गैप इन्होंने पीछे पूछा है अपने को ना। तो ज्या तरंग का शिखर से शिखर मान कितना होता है, तो 230 इधर हो जाएगा, 230 इधर हो जाएगा, टोटल 460 वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। इसमें अपन देखें ना, वैसे आगे आपका डिसिप्लिन 2 भी स्टार्ट हो जाता है ना, अलग अलग डिसिप्लिन के हिसाब से इन्होंने दे रखे आगे आपका डिसिप्लिन 2 में भी 20% दे रखे। तो अपन ने 20% देखे पहले डिसिप्लिन के, अगले डिसिप्लिन के जो आने वाले 20 आंसर है प्रश्न है वो अपना अगली क्लास के अंदर देखने वाले। एक बार खुद आप ट्राई कीजिएगा इन प्रश्नों का, ये आ रहे कि नहीं आ रहे। और ये जो पेपर है आपको 1-2 दिन के अंदर ही टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको PDF फाइल के रूप में डाल दूंगा, ठीक है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा बहुत भी कुछ समझ आया और सीखने को मिला हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।